तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्रोज़न 3 नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि हमें देखने को कंफर्म मिलने वाली है। इसकी रिलीजिंग डेट भी फिक्स कर दी गई है। सारी कुछ कंफर्मेशन निकल कर आ गई है। पहले इसके बारे में मैं बताता हूँ थोड़ी डिटेल, फिर आगे और डिटेल इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है हमें 2026 में देखने को मिलेगी और रिलीजिंग डेट इसकी डिसाइड की गई है 25 नवंबर 2026। जी हाँ दोस्तों, 25 नवंबर 2026 को ये हमें देखने को मिलने वाली हैं और इसका काम है जो एक तरह से प्रोडक्शन में चल रहा है। बाकी और आगे मैं आपको सारी कुछ जानकारी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अब दोस्तों इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। फ्रोज़न 2013 की अमेरिकी एनिमेटेड संगीतमय फैंटेसी फिल्म है जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई है। 8 हंस क्रिश्चियन एंडरसन की 1844 की परिकथा द स्नो क्वीन से प्रेरित एक इसेली की पटकथा से क्रिस बक और जेनिफर ली द्वारा निर्देशित किया गया था। क्रिस्टन बेल, इदीना मेंजेल, जोनाथन ग्रॉफ, जोश गार्ड और सैंटिनो फोंटाना की आवाज़ों से सजी ये फिल्म अरेंडेल की राजकुमारी एना पर आधारित है, जो हिममानव क्रिस्टोफ, अपने रेंडियर स्वेन और हिममानव ओ लाफ के साथ एक यात्रा पर निकलती है। उसकी अलग हो चुकी बहन एल्सा, जिसकी बर्फीली शक्तियों ने उनके राज्य को अनंत सर्दियों में फंसा दिया है। 2011 में शुरू होने से पहले फ्रोज़न में कई कहानी उपचार थे। क्रिस्टोफ बेक को फिल्म के ऑर्केस्ट्रा स्कोर की रचना करने के लिए काम पर रखा गया था और रॉबर्ट लोपेज और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज ने गाने लिखे थे। फ्रोज़न की सामान्य नाटकीय रिलीज 27 नवंबर 2013 को हुई थी। फिल्म को इसके दृश्यों, पटकथा, थीम, संगीत और आवाज अभिनय के लिए सराहा गया था और कुछ आलोचक स्टूडियो के पुनर्जागरण युग के बाद से फ्रोज़न डिज्नी की सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म मानते हैं। फ्रोज़न ने कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार और 2 ग्रैमी पुरस्कार शामिल हैं। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस राजस्व में $280 बिलियन से अधिक की कमाई की और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म थी। ये रिकॉर्ड तब तक कायम रहा जब तक कि अगस्त 2019 में द लायन किंग के रीमेक ने इसे पार नहीं कर लिया। 9/10 इसने अपना नाटकीय प्रदर्शन समाप्त कर दिया। 2013 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। फिल्म के गाने, पात्र, कहानी कहने वाले तत्व और आम दर्शकों के लिए अपील को एक लोकप्रिय संस्कृति घटना कहा गया। जनवरी 2015 तक इसकी ब्लू रे होम वीडियो बिक्री ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। फिल्म की लोकप्रियता ने एक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया जिसमें 2015 में एक एनिमेटेड शॉर्ट, 2017 में एक एनिमेटेड फीचर और नवंबर 2019 में एक फीचर लेंथ सीक्वल, फ्रोज़न 2 शामिल है। कथानक: अरेंडेल की राजकुमारी एल्सा के पास बर्फ और बर्फ की जादुई शक्तियां हैं। जब वो गलती से अपनी छोटी बहन एना को अपने जादू से घायल कर देती है, तो उनके माता-पिता, राजा और रानी, उन्हें ग्रैंड पब्बी के नेतृत्व में ट्रोल्स की एक कॉलोनी में ले आते हैं। वो एना से एल्सा के जादू की यादें छीनकर उसे ठीक करता है। राजा और रानी ने निर्णय लिया कि जब तक एल्सा अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना नहीं सीख लेती, वे महल के द्वार बंद कर देंगे और उसे अलग कर देंगे। वर्षों का अलगाव बहनों के बीच दरार पैदा करता है और जब वे वयस्क होते हैं तो उनके माता-पिता समुद्र में मारे जाते हैं। एल्सा के राज्याभिषेक दिवस पर महल के द्वार पहली बार जनता के लिए खुले। आने वाले गणमान्य व्यक्तियों में दक्षिणी द्वीप समूह के खूबसूरत राजकुमार हंस शामिल हैं। हंस ने अन्ना को प्रस्ताव दिया, लेकिन एल्सा ने गठबंधन पर आपत्ति जताई और फटकार लगाई। आकस्मिक रूप से भयभीत अदालत के सामने अपनी शक्तियों का खुलासा कर दिया। वीजल्टन के षड्यंत्रकारी ड्यूक द्वारा जादू टोने का आरोप लगाते हुए एल्सा उत्तरी पर्वत पर भाग जाता है और पहली बार स्वतंत्र महसूस करता है। वह एक बर्फ का महल बनाती है और एक साधु का जीवन जीने का फैसला करती है, इस बात से अनजान कि उसके जादू ने एरेंडेल को अनंत सर्दियों में डुबो दिया है। एना हंस को कमान सौंपकर एल्सा को खोजने के लिए निकल पड़ती है। वो क्रिस्टोफ नाम के एक हिममानव और उसके रेनडियर स्वेन से मिलती है और उन्हें उसे उत्तरी पर्वत पर लाने के लिए मना लेती है। रास्ते में उनकी मुलाकात ओलाफ से होती है, जो एल्सा के जादू से बनाया गया एक जीवित हिममानव है।
बर्फ के महल में एना एल्सा को बताती है कि अरेंडेल का क्या हाल हो गया है। एल्सा के डर के कारण वो एना पर बर्फ से प्रहार करती है, जिससे गलती से उसका दिल जम जाता है। हताशा में अपनी बहन को सुरक्षित रखने के लिए एल्सा एक विशाल बर्फ राक्षस बनाता है। जब एना धीरे धीरे ठंड से मर रही थी, क्रिस्टोफ उसे मदद के लिए ट्रॉल्स अपने दत्तक परिवार के पास ले जाता है। ग्रैंड पब्बी का कहना है कि केवल सच्चे प्यार का कार्य ही उसके दिल को पिघला सकता है। क्रिस्टोफ महल की ओर वापस दौड़ता है ताकि हंस अन्ना को सच्चे प्यार का चुंबन दे सके। इस बीच हंस एल्सा को पकड़ लेता है। अन्ना को चूमने के बजाय वो कहता है कि वह अन्ना से शादी करके और फिर दोनों बहनों की हत्या करके अरेंडेल का शासक बनने की साजिश रच रहा है। बहनें भाग जाती हैं और ओलाफ अन्ना को क्रिस्टोफ से 12 मिलाने में मदद करता है, जिसके बारे में उसने अनुमान लगाया था कि वह अन्ना से प्यार करता है। हंस ने एल्सा का सामना करते हुए कहा कि उसने अन्ना को मार डाला है। एल्सा टूट जाती है, जिससे उसके द्वारा बनाया गया बर्फीला तूफान अचानक बंद हो जाता है। हंस को एल्सा को मारने के बारे में देखकर एना क्रिस्टोफ द्वारा बचाए जाने का मौका त्याग देती है और एल्सा और हंस के बीच आ जाती है। वो ठोस रूप से जम जाती है, जो एल्सा को तबाह कर देती है। जैसे ही वो अपनी बहन को गले लगाती है, एना धीरे धीरे पिघलती है। उनकी वीरता सच्चे प्रेम का कार्य है। यह महसूस करते हुए कि प्यार उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने की कुंजी है, एल्सा ने सर्दी समाप्त कर दी। हंस को देशद्रोह और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया गया है। एल्सा क्रिस्टोफ को शाही बर्फ पहुंचाने वाला नियुक्त करती है और वो और अन्ना एक चुंबन साझा करते हैं। बहनें अपने रिश्ते को सुधारती हैं और एल्सा महल के द्वारों को फिर कभी बंद नहीं करने का वादा करती है। आवाज डाली। मुख्य लेख, जमे हुए पात्रों की सूची। फिल्म के मुख्य पात्रों की एक प्रचारात्मक छवि। बाएं से दाएं, एल्सा, हंस, अन्ना, स्वेन, ओलाफ और क्रिस्टोफ। अन्ना के रूप में क्रिस्टन बेल, 11 एक निडर और आशावादी 18 वर्षीय 12 एरेंडेल की राजकुमारी और एल्सा की छोटी बहन, जो अपने राज्य और अपनी बहन के साथ अपने रिश्ते दोनों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। 13 5 वर्षीय 14 अन्ना के रूप में लिवी स्टुबेन राउच। 15 केटी लोपेज ने अपनी गायन आवाज प्रदान की। 16 9 वर्षीय 17 अन्ना के रूप में अगाथा लीमॉन। 18 एल्सा के रूप में इदीना मेंजिल। 19 जिसे स्नो क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। 20-21 वर्षीय 21 अरेंडेल की रानी और अन्ना की बड़ी बहन जिसके पास जादुई बर्फ की शक्तियां हैं। 8 वर्षीय ईवा बेला। 14 एल्सा। 22-23 स्पेंसर लेसी गनूस 12 वर्षीय के रूप में। 24 एल्सा। 23 क्रिस्टोफ के रूप में जोनाथन ग्रॉफ। 25 एक हिममानव जिसके साथ स्वेन नाम का एक हिरन है। 26-27 टायरी ब्राउन 8 वर्षीय। 28 क्रिस्टोफ। 29 ओलाफ के रूप में जोश गार्ड, एक संवेदनशील हास्य राहत स्नोमैन जिसे एल्सा और अन्ना ने बच्चों के रूप में बनाया था, जो गर्मियों का अनुभव करने का सपना देखता है। 30-31 सेंटिनो फोंटाना हंस के रूप में दक्षिणी द्वीप समूह का एक राजकुमार। 26 ड्यूक ऑफ वेसल्टन के रूप में एलन टुडिक। 31 ग्रैंड पब्बी ट्रोल किंग के रूप में सियारन हिंस। 32 ओकेन के रूप में क्रिस विलियम्स, वांडेइंग ओकेन ट्रेडिंग पोस्ट और सोना के मालिक। 33 मैया विल्सन बुल्डा के रूप में एक ट्रोल और क्रिस्टोफ की दत्तक मां। 34-35 मार्शमेलो के रूप में पॉल ब्रिग्स, एक विशाल हिम राक्षस। 36 जो एल्सा के महल की रक्षा करता है। अरेंडेल के राजा एग्नर, अन्ना और एल्सा के पिता के रूप में मॉरिस लामार्चे। 34-35 अरेंडेल की रानी इडुना, अन्ना और एल्सा की मां के रूप में जेनिफर ली। 37 गैर बोलने वाले पात्रों में क्रिस्टोफ के रेनडियर साथी स्वेन, घोड़े और भेड़िए शामिल हैं। 38 स्वेन की गुर्राहट और खर्राटे फ्रैंक विल्कर द्वारा प्रदान किए गए थे, जिन्हें श्रेय नहीं दिया गया था। 39 उत्पादन। पृष्ठभूमि। 3 चरित्र रेखाचित्र। डिज्नी की हाथ से बनाई गई फिल्म द स्नो क्वीन के रूपांतरण की संकल्पना कला। 40 वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस ने अपनी फिल्म स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, पहली फीचर लंबाई हाथ से बनाई गई एनिमेटेड फिल्म, के दिसंबर प्रीमियर से पहले 1937 के अंत में लेखक और कवि हंस क्रिश्चियन एंडरसन की एक संभावित लाइव एक्शन एनिमेटेड जीवनी फिल्म की खोज शुरू की।
10 मार्च 1940 में वॉल्ट डिज्नी ने फिल्म निर्माता सैमुअल गोल्डविन को एक सह निर्माण का सुझाव दिया जिसमें गोल्डविन का स्टूडियो एंडरसन के जीवन के लाइव एक्शन दृश्यों को शूट करेगा और डिज्नी का स्टूडियो एंडरसन की परियों की कहानियों को जीवंत करेगा। 10 संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने के बाद डिज्नी ने युद्धकालीन प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया। इससे 1942 में डिज्नी गोल्डविन परियोजना का विकास रुक गया। 10 गोल्डविन ने 1952 की लाइव एक्शन फिल्म हंस क्रिश्ची यन एंडरसन का निर्माण किया और डिज्नी एनिमेशन ने कई अधूरी एनिमेटेड परियोजनाओं द स्नो क्वीन सहित को बंद कर दिया। 42 हंस क्रिश्चियन एंडरसन की द स्नो क्वीन का मूल संस्करण एक बहुत ही अंधेरी कहानी है और इसे आसानी से एक फिल्म में तब्दील नहीं किया जा सकता है। हमारे लिए सफलता तब मिली जब हमने स्नो क्वीन में वास्तव में मानवीय गुण देने की कोशिश की। जब हमने स्नो क्वीन एल्सा और हमारी नायिका अन्ना बहनों को बनाने का फैसला किया तो इससे पात्रों को इस तरह से जुड़ने का एक तरीका मिला जिससे पता चला कि प्रत्येक किस स्थिति से गुजर रहा था और यह आज के दर्शकों के लिए प्रासंगिक होगा। इस फिल्म में कई जटिल किरदार और जटिल रिश्ते हैं। से समय होते हैं जब एल्सा खलनायक चीजें करती है, लेकिन क्योंकि आप समझते हैं कि यह कहां से आती है, खुद को बचाने की इच्छा से, आप हमेशा उससे जुड़ सकते हैं। से प्रेरित का बिल्कुल यही मतलब है। वहां बर्फ है और वहां बर्फ है और वहां एक रानी है, लेकिन इसके अलावा हम इससे काफी दूर हैं। हम उस दायरे और पैमाने को लाने की कोशिश करते हैं जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, लेकिन इसे इस तरह से करें कि हम पात्रों को समझ सकें और उनसे जुड़ सकें। द स्नो क्वीन के रूपांतरण की कठिनाइयों पर निर्माता पीटर डेल वेचो 43 वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन ने 1990 के दशक के अंत में द स्नो क्वीन का एक नया रूपांतरण विकसित करना शुरू किया। 44 अपनी डिज्नी पुनर्जागरण युग की फिल्मों 1989 की सफलता के बाद, लेकिन 2002 के अंत में जब ग्लेन कीन ने कथित तौर पर नौकरी छोड़ दी तो ये परियोजना रद्द कर दी गई। 40 और एक अन्य प्रोजेक्ट पर काम किया जो टैंगल्ड 2010 बन गया। इससे पहले हार्वे फिएस्टीन ने कहानी का अपना संस्करण डिज्नी के अधिकारियों के सामने रखा था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। 42 पॉल और गैटन ब्रिजी, डिक जोंडोग और डेव गोइट्स ने कथित तौर पर इसमें अपना हाथ आजमाया, लेकिन असफल रहे। 42 2000 से 2002 तक कई असफल प्रयासों के बाद डिज्नी ने इस परियोजना को फिर से बंद कर दिया। 41 10-11 उन प्रयासों में से एक के दौरान वॉल्ट डिज्नी कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ माइकल आइजनर ने परियोजना का समर्थन किया और डिज्नी के साथ पिक्सर के अनुबंध के अपेक्षित नवीनीकरण के बाद पिक्सर में निर्देशक जॉन लासेटर को सुझाव दिया। 45 हालांकि जनवरी 2004 में पिक्सर और डिज्नी के बीच बातचीत विफल हो गई और अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया गया। 46 आइजनर के उत्तराधिकारी बॉब इगर ने जनवरी 2006 में $7.40 बिलियन में पिक्सर को डिज्नी द्वारा खरीदने के लिए बातचीत की और लासेटर को पिक्सर और डिज्नी एनिमेशन के मुख्य रचनात्मक अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। 47-48 विकास 2008 में शुरू हुआ जब लैसेटर ने क्रिस बक, जिन्होंने स्टूडियो के लिए 1999 की फिल्म टार्जन का सह निर्देशन किया था, को सोनी पिक्चर्स एनिमेशन से वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो में लौटने के लिए मना लिया, जहां उन्होंने 2007 की फिल्म सर्फ अप का सह निर्देशन किया था। बक ने उस सितंबर में लैसेटर को कई विचार दिए, जिनमें से एक था द स्नो क्वीन। 41-6-11 बक ने बाद में कहा कि द स्नो क्वीन के लिए उनकी प्रारंभिक प्रेरणा एंडरसन की परी कथा नहीं थी, लेकिन वो सच्चे प्यार की परिभाषा पर कुछ अलग करना चाहते थे। डिज्नी ने पहले ही किस्ड बाय कर लिया था एक राजकुमार वाली बात, इसलिए मैंने सोचा कि यह कुछ नया करने का समय है। 49 लासेटर को लंबे समय से द स्नो क्वीन में रुचि थी। 1990 के दशक में जब पिक्सर डिज्नी के साथ टॉय स्टोरी पर काम कर रहा था, तो उसने डिज्नी के पिछले प्रयासों की कुछ प्री प्रोडक्शन कला देखी और उसे देखकर उखड़ गया। 41-6 विकास अन्ना और स्नो क्वीन के रूप में शुरू हुआ और पारंपरिक एनिमेशन की योजना बनाई गई। 50 जोश गार्ड ने कहा कि वह पहली बार उस प्रारंभिक चरण में फिल्म से जुड़े थे जब कथानक अभी भी मूल एंडरसन परी कथा के अपेक्षाकृत करीब था और मेगन मुल्ली एल्सा की भूमिका निभाने जा रही थीं। 51 2010 की शुरुआत में परियोजना का विकास नरक में था जब स्टूडियो फिर से कहानी और स्नो क्वीन चरित्र पर काम करने का कोई तरीका ढूंढने में विफल रहा। 52-53 22 दिसंबर 2011 को टैंगल्ड की सफलता के बाद डिज्नी ने फिल्म के लिए एक नए शीर्षक फ्रोजन और 27 नवंबर 2013 की रिलीज की तारीख की घोषणा की।
54 एक महीने बाद ये पुष्टि की गई कि फिल्म एक कंप्यूटर होगी। स्क्रिप्ट में जटिल तत्वों के कारण मजबूत दृश्यों की आवश्यकता के कारण मूल रूप से इच्छित हाथ से तैयार किए गए एनिमेशन के बजाय स्टीरियोस्कोपिक 3D में एनिमेटेड फीचर 40 सत्यापन विफल। क्रिस्टिन एंडरसन लोपेज और रॉबर्ट लोपेज इस परियोजना में शामिल हुए और जनवरी 2012 में फ्रोजन के लिए गीत लिखना शुरू किया। 55-44-00 उसी वर्ष 5 मार्च को ये घोषणा की गई कि बक फिल्म का निर्देशन करेंगे, लैसेटर और पीटर डेल वेचो के निर्माण के साथ। 56 डिज्नी द्वारा द स्नो क्वीन को फिर से विकास में लाने के बाद बक और डेल वेचो को जिन मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा उनमें से एक शीर्षक चरित्र था, जो उनके ड्राफ्ट में एक खलनायक था। 42 स्टूडियो पारंपरिक रूप से हर 12 सप्ताह में विकासाधीन एनिमेटेड फिल्मों की स्क्रीनिंग करता है। इसके बाद लंबे नोट सत्र आयोजित करता है जिसमें विभिन्न परियोजनाओं के निर्देशक और पटकथा लेखक एक दूसरे के काम के बारे में व्यापक नोट्स प्रदान करते हैं। 5-7, 5-8, 5-9 बक और डेल वेचो ने लासेटर को अपने स्टोरी बोर्ड प्रस्तुत किए और प्रोडक्शन टीम परियोजना के बारे में उनके विचार सुनने के लिए एक सम्मेलन कक्ष में रुक गई। 42 कला निर्देशक माइकल गियामो ने बाद में लासेटर को फिल्म का गेम चेंजर कहा। मुझे याद है कि जॉन ने कहा था कि द स्नो क्वीन कहानी का नवीनतम संस्करण जो क्रिस बक और उनकी टीम लेकर आया था वो मजेदार था, बहुत हल्का फुल्का था, लेकिन पात्र गूंजते नहीं थे, वे बहुआयामी नहीं हैं। यही कारण है कि जॉन को लगा कि दर्शक वास्तव में उनसे जुड़ नहीं पाएंगे। 42 इसके बाद प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की समस्याओं का समाधान किया और द स्नो क्वीन के कई संस्करणों का मसौदा तैयार किया जब तक कि पात्र और कहानी प्रासंगिक नहीं लगने लगी। उस चरण में पहली बड़ी सफलता फिल्म के नायक अन्ना, जो द स्नो क्वीन में गेर्डा पर आधारित थी, को पात्रों के बीच गतिशील परिवार के लिए एल्सा के छोटे भाई के रूप में फिर से लिखने का निर्णय था। 42-60-61 यह असामान्य था। डिज्नी की लिलो एंड स्टिच 2002 को छोड़कर बहनों के बीच का रिश्ता शायद ही कभी अमेरिकी एनिमेटेड फिल्मों का एक प्रमुख कथानक तत्व होता है। 41-13 ऐसे रिश्तों की गतिशीलता का पता लगाने के लिए डिज्नी एनिमेशन ने एक सिस्टर समिट बुलाई, जिसमें स्टूडियो की महिलाओं को जो बहनों के साथ बड़ी हुई थीं, उन रिश्तों पर चर्चा करने के लिए कहा गया। 41-14 लिखना रे-किट राल्फ के लेखकों में से एक जेनिफर ली को मार्च 2012 में पटकथा लेखक के रूप में लाया गया था। 62-63-64 ली को काम पर रखने से पहले पिछली स्क्रीन और गीतकारों के प्रयास फंस गए थे। 55-9-07 जिसने गीतकारों को नई स्क्रिप्ट में बहुत सारा अपना डीएनए डालने की अनुमति दी। 55-30-32 प्रोडक्शन टीम ने अनिवार्य रूप से फिर से शुरुआत की और उसके पास 17 महीने थे, जिसके परिणामस्वरूप एक बहुत ही गहन शेड्यूल तैयार हुआ। बहुत सारे विकल्प तेजी से चुनने पड़े। 64 ली ने कहा कि कई मूल अवधारणाएं पहले से ही मौजूद थीं, जैसे कि फिल्म का फ्रोजन हॉट हुक, वह एक अवधारणा थी, और वाक्यांश सच्चे प्यार का एक कार्य जमे हुए दिल को पिघला देगा। 64 अंत में भाई बहनों के बीच भावनात्मक बंधन के अर्थ में सच्चा प्यार शामिल था, रोमांस नहीं। अन्ना एल्सा को बचाने जा रही थी, हमें नहीं पता था कि कैसे और क्यों। 64 उन्होंने कहा कि डिज्नी एनिमेशन के अध्यक्ष एडविन कैटमुल ने उन्हें फिल्म के अंत के बारे में पहले ही बता दिया था। आपको वह अंत अर्जित करना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, यदि आप नहीं करेंगे तो ये बेकार होगा। 57 हालांकि अंतिम संस्करण पहले वाले से काफी भिन्न था। मूल संस्करण में एल्सा शुरू से ही दुष्ट थी। उसने एना के दिल को ठंडा करने के लिए उसकी ही शादी से उसका अपहरण कर लिया और बाद में स्नोमैन की सेना के साथ शहर में उतर गई। 55-8-42 पूरा दूसरा कार्य अन्ना की कोशिश के बारे में था। हंस के पास जाओ और उसे चूमो और फिर एल्सा उसे रोकने की कोशिश कर रही है। 64 बक ने कहा कि मूल कथानक में उत्तराधिकारी के संबंध में अतिरिक्त होने की निराशा पर ध्यान केंद्रित करके अन्ना को सहानुभूतिपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया था। 65 संशोधित कथानक कम एक्शन और रोमांच के साथ संगीतमय कॉमेडी पर केंद्रित है। 62 लोपेज और एंडरसन लोपेज का गीत लेट इट गो एक सफलता थी, जिसने एल्सा को एक अधिक जटिल, कमजोर और सहानुभूतिपूर्ण चरित्र के रूप में फिर से कल्पना की। 60 द डेली टेलीग्राफ की एक कहानी के अनुसार गीतकारों ने एल्सा को एक खलनायक के रूप में नहीं बल्कि एक डरी हुई लड़की को नियंत्रित करने और अपने उपहार के साथ समझौता करने के लिए संघर्ष कर रही के रूप में देखा। 66 बॉबी और क्रिस्टन इस बारे में बात करने लगे कि एल्सा बनना कैसा लगेगा, ली ने कहा, और यह बताने की अवधारणा कि वह कौन है,
जिसे उसने इतने लंबे समय तक अपने तक ही सीमित रखा है, और वो अकेली और स्वतंत्र है। लेकिन फिर इस तथ्य का दुख है सिक कि आखिरी क्षण वह अकेली है। 64 डेल वेचो ने कहा कि लेट इट गो ने एल्सा को भय से शासित व्यक्ति में बदल दिया और अन्ना अन्य लोगों के प्रति अपने प्यार और अपनी इच्छा से शासित थी। इसके कारण ली को पहले अभिनय को फिर से लिखना पड़ा और फिर वो पूरी फिल्म में फैल गया। तब जाकर हमें तब में फिल्म मिली और ये पात्र कौन थे। 59 एक और सफलता ये थी कि कथानक में ऐसा मोड़ विकसित हो रहा था कि प्रिंस हंस, जो पहले ड्राफ्ट से अनुपस्थित थे, अंत में सच्चे खलनायक के रूप में प्रकट होंगे। 59 डेल वेचो ने कहा, अगर हम अंत को इतना आश्चर्यजनक बनाने जा रहे थे तो आपको एक बिंदु पर विश्वास करना होगा कि हंस ही उत्तर था। जब वो उत्तर नहीं है, ये क्रिस्टोफ है। अगर आप दर्शकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि उन्होंने इसका पता लगा लिया है, तो आप इसे दूसरी तरफ मोड़कर उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। 59 ली के अनुसार हंस को सोशियोपैथिक और ट्विस्टेड के रूप में लिखा गया था। 64 हंस द्वारा अन्ना के साथ किए गए विश्वासघात को पूर्वानुमानित किए बिना अन्ना के देर से क्रिस्टोफ की ओर मुड़ने की नींव रखना मुश्किल था, क्योंकि दर्शकों को महसूस करना था। वो कुछ महसूस कर रही थी लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि जिस क्षण ये समझा गया, ये खत्म हो गया। 64 पहले के ड्राफ्ट में एना ने क्रिस्टोफ के साथ उनकी पहली मुलाकात में फ्लर्ट किया था। वो था वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के अध्यक्ष एलन हॉर्न के ये कहने के बाद बदलाव आया कि इससे दर्शक भ्रमित और परेशान होंगे, क्योंकि अन्ना की पहले से ही हंस से सगाई हो चुकी थी। ली को अन्ना के व्यक्तित्व के विकास पर काम करना था। उनके कुछ सहकर्मियों का मानना था कि चरित्र अधिक बेकार और सह निर्भर होना चाहिए। 62 ली असहमत थीं, लेकिन उन्हें ये स्पष्ट करने में लगभग 1 साल लग गया कि अन्ना की यात्रा यही है, इससे अधिक नहीं, इससे कम नहीं। 64 उन्होंने एक साधारण उम्र की कहानी के लिए सफलतापूर्वक तर्क दिया जहां वो जीवन और प्यार के बारे में एक अनुभवहीन दृष्टिकोण से आगे बढ़ती है, क्योंकि वह अकेली है प्यार के सबसे परिष्कृत और परिपक्व दृष्टिकोण के लिए, जहां वो परम प्रेम करने में सक्षम है, जो बलिदान है। 62 ली को उन विचारों को छोड़ना पड़ा जो उन्हें पसंद थे, जैसे कि किशोरावस्था में अन्ना और एल्सा के रिश्ते का एक दृश्य, क्योंकि उन्हें पात्रों के बीच अलगाव बनाए रखने की जरूरत थी। 62 एना और एल्सा के रिश्ते को बनाने के लिए ली को अपनी बड़ी बहन के साथ उसके रिश्ते से प्रेरणा मिली। 64-68 लॉस एंजल्स टाइम्स के एक ऑप-एड में उन्होंने अपनी बड़ी बहन को मैरी एल्सा कहा और 86वें अकादमी पुरस्कारों में उनके साथ रेड कार्पेट पर चली। 58 ली ने कहा, एक दूसरे को खोना और फिर वयस्कों के रूप में एक दूसरे को फिर से खोजना, यह मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा था। 64 टीम ने ओलाफ को एल्सा के अप्रिय सहायक से अन्ना के हास्यपूर्ण निर्दोष सहायक में बदल दिया। 64 ओलाफ के मूल मीन संस्करण पर ली की प्रारंभिक प्रतिक्रिया किल द एफिंग स्नोमैन थी, और उन्होंने उसे निपटने के लिए सबसे कठिन चरित्र पाया। 64 चरमोत्कर्ष पर एना एल्सा को कैसे बचाएगी, इस समस्या का समाधान कहानीकार जॉन रिपा ने किया था। बैठक में जहां रिपा ने कहानी पर अपना विचार रखा, लेसेटर ने कहा, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। रिपा को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। 41-31 टीम ने पहले के ड्राफ्ट से काफी विवर आना छोड़ दिया, जैसे कि ब्रुकलिन उच्चारण के साथ एक ट्रोल, एल्सा की जादुई शक्तियों को समझाने के लिए, और एक रीजेंट ली ने कॉमेडियन लुई सीके को कास्ट करने की उम्मीद की थी। 64 इन्हें काट दिया गया क्योंकि उन्होंने 90 मिनट की इस फिल्म में हम फिट हो सकते हैं उससे कहीं अधिक जटिल कहानी में योगदान दिया। 64 जैसा कि डेल वेचो ने कहा, जितना अधिक हमने शुरुआत में चीजों को समझाने की कोशिश की, यह उतना ही जटिल होता गया। 69 विकास प्रक्रिया में ली की व्यापक भागीदारी के साथ 43 उन्हें अगस्त 2012 में स्टूडियो प्रमुख लेसेटर और कैटमुल द्वारा सह निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। 57-70 नवंबर में उनकी पदोन्नति की घोषणा की गई थी। 71 जिससे वो पहली महिला बन गईं। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की एक पूर्ण लंबाई वाली एनिमेटेड फिल्म का निर्देशन करने के लिए 4-3-5-9-6-0 ली ने बाद में कहा कि वो क्रिस ने जो किया उससे बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने बहुत समान संवेदनाओं वाली कहानी का एक दृष्टिकोण साझा किया। 57 टीम ने सोचा कि उन्होंने नवंबर 2012 तक फिल्म की कहानी को समझ लिया था। 41-155 लेकिन डेल वेचो के अनुसार फरवरी 2013 के अंत में यह महसूस हुआ कि यह अभी भी काम नहीं कर रहा था और फरवरी से जून तक अधिक पुनर्लेखन किया गया था। उस वर्ष का 6-9-7-2-7-3 WE ने गाने दोबारा लिखे, हमने पात्र निकाले और सब कुछ बदल दिया, और अचानक फिल्म धीमी हो गई।
लेकिन वह करीब थी। अंत में केक का टुकड़ा, लेकिन इस दौरान यह एक बड़ा संघर्ष था। 69 एंडरसन लोपेज ने मजाक में कहा कि उन्होंने और लोपेज ने सोचा था कि यह दी अंतिम उत्पाद उनके करियर को नीचे खींचता है तो वे जन्मदिन पार्टी के जोकर के रूप में काम कर सकते हैं। 55-19-07 WE वास्तव में आखिरी मिनट तक लिख रहे थे। 74 जून में घोषित रिलीज की तारीख से 5 महीने पहले गीतकारों को फिल्म में काम करने का मौका मिला जब उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉरएवर की रचना की, जो लोपेज के अनुसार पूरी फिल्म का आधार बन गई। 55-19-24 डिज्नी ने उस महीने फीनिक्स, एरिजोना में 2 दर्शकों, एक परिवार और दूसरा वयस्क के लिए आंशिक रूप से पूरी हुई फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग आयोजित की, 68 जिसमें लासेटर और कैटमुल मौजूद थे। 64-75 ली ने याद किया कि यही वो क्षण था जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास कुछ है, क्योंकि प्रतिक्रिया बहुत बड़ी थी। 75 कैटमुल ने बाद में उससे कहा, तुमने ये किया। 64 ढलाई क्रिस्टन बेल को 5 मार्च 2012 को अन्ना की आवाज के रूप में चुना गया था। 26-56 फिल्म निर्माताओं ने बेल द्वारा रिकॉर्ड किए गए गायन ट्रैक की एक श्रृंखला सुनी जब वो छोटी थी, जिसमें उन्होंने द लिटिल मरमेड के गाने प्रस्तुत किए, जिसमें का हिस्सा भी शामिल था। तुम्हारी दुनिया 76 बेल ने अपने फ्रोजन रिकॉर्डिंग सत्र तब पूरे किए जब वो गर्भवती थी और गर्भावस्था के बाद जब उसकी आवाज गहरी हो गई थी, तब उसने कुछ पंक्तियों को फिर से रिकॉर्ड किया। 77 उन्हें फिल्म के संवाद को शायद 20 बार फिर से रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था, जो डिज्नी एनिमेटेड फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं के लिए सामान्य है, जिनकी स्क्रिप्ट विकसित हो रही हैं। 78 अन्ना की भूमिका के प्रति अपने दृष्टिकोण के बारे में बेल ने कहा कि जब वो 4 साल की थी तब से उसने डिज्नी एनिमेटेड फिल्म में होने का सपना देखा था। 26 मुझे डिज्नी एनिमेशन हमेशा पसंद था, लेकिन महिलाओं के बारे में कुछ ऐसा था जो मेरे लिए अप्राप्य था। उनकी मुद्रा बहुत अच्छी थी और वे बहुत अच्छी तरह से बोलती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में इस लड़की को और अधिक भरोसेमंद और अजीब बना दिया है, और डरावना और अधिक उत्तेजक और अजीब। मुझे वास्तव में इस पर गर्व है। 79 फ्रोजन डिज्नी के लिए एक नारीवादी फिल्म है। मुझे वास्तव में उस पर गर्व है। इसमें सब कुछ है, लेकिन यह मूलतः भाईचारे के बारे में है। मुझे लगता है कि ये दोनों महिलाएं एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे की रक्षा करने की कोशिश करती हैं। बहनें बहुत जटिल हैं। फिल्मों में ये बहुत अच्छा रिश्ता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। फ्रोजन के बारे में इदीना मेंजेल 76 ब्रॉडवे अनुभवी इदीना मेंजेल को एल्सा के रूप में चुना गया था। मेंजेल ने टैंगल्ड के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें हिस्सा नहीं मिला। हालांकि टैंगल्ड कास्टिंग निर्देशक जेमी स्पैरर रॉबर्ट्स ने मेंजेल के प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग अपने आईफोन पर रखी और उसे फ्रोजन के लिए बेल के साथ ऑडिशन देने के लिए कहा। 80 कास्ट किए जाने से पहले मेंजेल और बेल ने शुरुआती तालिका में निर्देशकों और निर्माताओं को प्रभावित किया। स्क्रिप्ट को जोर से पढ़ने के बाद उन्होंने युगल गीत के रूप में विंड बिनिथ माई व गज गाया, क्योंकि अभी तक कोई संगीत नहीं बनाया गया था। 116080 बेल ने यह विचार तब सुझाया जब वो टेबल रीडिंग की तैयारी के लिए मेंजेल के कैलिफोर्निया स्थित घर पर गई थी। 80-81 तालिका वाचन के लिए गीतकार भी उपस्थित थे। मेंजेल और बेल को सुर में गाते हुए सुनकर एंडरसन लोपेज ने कहा कि लेसेटर स्वर्ग में था और कहा, क्रिस्टन बेल और इदीना मेंजेल को फिल्म में होना चाहिए। 55-32-07 ली ने कहा, उन्होंने इसे बहनों की तरह गाया और आप मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। और उनके गाने के बाद घर में एक भी आंख सूखी नहीं थी। 59 दिसंबर 2012 और जून 2013 के बीच अतिरिक्त कास्टिंग की घोषणा की गई, जिसमें क्रिस्टोफ के रूप में जॉनथन ग्रॉफ, 27 ड्यूक ऑफ वेसल्टन के रूप में एलन टुडिक, प्रिंस हंस के रूप में सेंटिनो फोंटाना और ओलाफ के रूप में जोश गार्ड शामिल थे। 31 एनिमेशन टैंगल्ड के समान फ्रोजन ने कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी (CGI) और पारंपरिक हाथ से तैयार एनिमेशन की विशेषताओं को मिश्रित करके एक अनूठी कलात्मक शैली का इस्तेमाल किया। 82 बक को पता था कि जियामो उस शैली को विकसित करने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार था जो उसके मन में थी। 1950 के दशक की सर्वश्रेष्ठ डिज्नी हाथ से बनाई गई फिल्मों, डिज्नी लिटिल गोल्डन बुक्स और मध्य शताब्दी के आधुनिक डिजाइन से चित्रित, और उसने उसे मना लिया फ्रोजन के कला निर्देशक के रूप में डिज्नी में वापसी के लिए। 41-33 बक लासेटर और जियामो पुराने दोस्त थे जिनकी मुलाकात कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में हुई थी। 41-33 जियामो डिज्नी के पोकाहोंट्स 1995 के कला निर्देशक थे, जिस पर बक ने पर्यवेक्षक एनिमेटर के रूप में काम किया था।
83। फिल्म का लुक तैयार करने के लिए जियामो ने स्कैंडिनेविया के बारे में पढ़कर और कैलिफोर्निया के डैनिश थीम वाले शहर सोलवांग, लॉस एंजल्स के पास का दौरा करके प्री प्रोडक्शन रिसर्च शुरू किया। उन्होंने नॉर्वे पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि उन्हें पसंद आने वाले 80% दृश्य उसी देश से थे। 84। डिज्नी ने अंततः 3 शोध क्षेत्र यात्राएं प्रायोजित की। 85 एनिमेटरों और विशेष प्रभाव विशेषज्ञों को जैक्सन होल, व्योमिंग में विभिन्न प्रकार की पोशाकों में चलने, दौड़ने और गहरी बर्फ में गिरने का अनुभव करने के लिए भेजा गया था, जिसमें लंबी स्कर्ट, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों ने पहनी थी, भी शामिल थी। 4, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6 प्रकाश और कला टीमों ने यह अध्ययन करने के लिए क्यूबेक सिटी के आइस होटल का दौरा किया कि प्रकाश बर्फ और बर्फ पर कैसे प्रतिबिंबित और अपवर्तित होता है। 69 गियामो और कई कलाकारों ने नॉर्वे के पहाड़ों, वास्तुकला और संस्कृति को आत्मसात करने के लिए वहां की यात्रा की। 85-87। हमारे पास इस फिल्म के लिए बहुत कम समय था, इसलिए हमारा मुख्य ध्यान वास्तव में कहानी को सही बनाने पर था। लेकिन हम जानते थे कि जॉन लेसेटर सामग्री में सच्चाई और एक विश्वसनीय दुनिया बनाने के इच्छुक हैं, और फिर से इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक यथार्थवादी दुनिया है, बल्कि एक विश्वसनीय दुनिया है। डेल वेचो ने कहा, नॉर्वे के दायरे और पैमाने को देखना महत्वपूर्ण था, और हमारे एनिमेटरों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण था कि यह कैसा है। 88। इसमें लॉरेंस ऑफ अरेबिया के दायरे और पैमाने की वास्तविक भावना है। 88। 2012 में, जबकि जियामो और एनिमेटरों और कलाकारों ने प्रारंभिक शोध किया और फिल्म का समग्र स्वरूप विकसित किया, उत्पादन टीम अभी भी एक सम्मोहक स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस वर्ष नवंबर तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ था। 41, 155 और स्क्रिप्ट को बाद में और अधिक संशोधन की आवश्यकता होगी। 69-72 परिणामस्वरूप एनिमेशन टीम के सामने ली की विकसित हो रही शूटिंग स्क्रिप्ट को एक फिल्म में बदलने के लिए 12 महीने से भी कम समय की सबसे कठिन चुनौती थी। 41, 155 अन्य फिल्में, जैसे पिक्सर की टॉय स्टोरी 2, कम समय में पूरी हो गई थीं, लेकिन छोटे कार्यक्रम का मतलब था देर रातें, ओवरटाइम और तनाव। 41, 155 ली ने फ्रोजन की टीम के आकार का अनुमान 600 से 650 लोगों पर लगाया, जिसमें लगभग 70 लाइटिंग लोग, 70 से अधिक एनिमेटर और 15 से 20 स्टोरीबोर्ड कलाकार शामिल थे। 89। डेल वेचो ने फिल्म की एनिमेशन टीम के संगठन के बारे में बताया, इस फिल्म में हमारे पास मुख्य पात्र हैं, जो विशिष्ट पात्रों पर एनिमेटरों की निगरानी करते हैं। एनिमेटर स्वयं कई पात्रों पर काम कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा एक ही नेतृत्व में होता है। मुझे लगता है कि टैंगल्ड पर यह अलग था, उदाहरण के लिए, लेकिन हमने इसे इस तरह से करना चुना क्योंकि हम चाहते थे कि एक व्यक्ति अपने चरित्र को पूरी तरह से समझे और विकसित करे और फिर उसे चालक दल को प्रदान करने में सक्षम हो। ओलाफ पर पर्यवेक्षक एनिमेटर हायम ओसमंड शाह हैं, लेकिन उनके पास एक मजाकिया, निराला व्यक्तित्व, इसलिए हम जानते थे कि वह इसमें बहुत सारी कॉमेडी लाएंगे। अन्ना की एनिमेटर बेकी ब्रेसी ये पहली बार किसी किरदार का नेतृत्व कर रही है और हम चाहते थे कि वह अन्ना का नेतृत्व करे। 4, 3, 6, 0, 9, 0 एनिमेटरों को उनके द्वारा बनाए जा रहे पात्रों को समझने में मदद करने के लिए अभिनय कोच वॉर्नर लॉफ्लिन को लाया गया था। 86 प्रत्येक दृश्य की सामान्य अनुभूति प्राप्त करने के लिए कुछ एनिमेटरों ने अपना अभिनय स्वयं किया। एनिमेशन पर्यवेक्षक रेबेका विल्सन ब्रेसी ने कहा, मैं वास्तव में उस दृश्य का अभिनय करते हुए खुद को फिल्माती हूं, जो मुझे बहुत मददगार लगता है। इससे उन्हें ऐसे तत्वों की खोज करने में मदद मिली जो किसी दृश्य को वास्तविक और विश्वसनीय बनाते थे। 91 एल्सा के सुपरवाइजिंग एनिमेटर वेन अंटेन थे, जिन्होंने उस भूमिका के लिए अनुरोध किया था क्योंकि वो चरित्र की जटिलता से रोमांचित थे। 92 एना की निडरता के विपरीत, अंटेन ने उसके डर को उजागर करने के लिए एल्सा के चेहरे के भावों को सावधानीपूर्वक विकसित किया। 92 उन्होंने मेंजिल के रिकॉर्डिंग सत्रों के वीडियो का अध्ययन किया और मेंजिल से मेल खाने के लिए एल्सा की सांसों को एनिमेटेड किया। 86 एनिमेशन के प्रमुख लिनो डिसोल्वो ने कहा, फिल्म का लक्ष्य आपके द्वारा अब तक देखे गए सबसे विश्वसनीय सीजी पात्रों को चेतन करना था। 93 फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के लुक और प्रकृति के लिए जियामो ब्लैक नार्सिसस 1947 पर जैक कार्डिफ के काम से प्रभावित था। उन्होंने हाइपर रियलिटी का लक्ष्य रखा क्योंकि यह इतने बड़े पैमाने वाली फिल्म है और हमारे पास नॉर्वेजियन fjords हैं जिनसे हम आकर्षित हो सकते हैं। मैं वास्तव में गहराई का पता लगाना चाहता था। एक डिजाइन परिप्रेक्ष्य से, चूंकि मैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पहलुओं पर जोर दे रहा था
और फजोर्ड्स ने जो प्रदान किया वो उत्तम था। हमने भाई बहन की कहानी को बड़े पैमाने पर प्रस्तुत किया। द साउंड ऑफ म्यूजिक पर टेड डी मैककॉर्ड का काम जियामो पर एक और प्रभाव था। यह उनका विचार था कि फ्रोजन का निर्माण सिनेमास्कोप में किया जाना चाहिए, जिसे लेसेटर ने मंजूरी दे दी थी। 90 इसने फ्रोजन को 2000 के टाइटन एई के बाद सिनेमास्कोप में पूरी तरह से निर्मित पहली एनिमेटेड फिल्म बना दिया। जियामो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि नॉर्वे के फजोर्ड वास्तुकला और रोजमिलिंग लोक कला अरेंडेल के पर्यावरण को डिजाइन करने में केंद्रीय थे। पारंपरिक एनिमेशन की पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने कहा कि कला डिजाइन वातावरण, चरित्र और पर्यावरण की एकता का प्रतिनिधित्व करता है और वो मूल रूप से संतृप्त रंगों को शामिल करना चाहते थे। आमतौर पर कंप्यूटर एनिमेशन में गलत सलाह दी जाती है। 90 अधिक प्रामाणिकता के लिए एनिमेटरों द्वारा स्वेन के चरित्र के लिए उसकी चाल और तौर तरीकों का अध्ययन करने के लिए सेज नामक एक जीवित रेंडियर को स्टूडियो में लाया गया था। 94-95 जियामो ने एक और मुद्दा जिस पर जोर दिया वो था वेशभूषा, क्योंकि वो शुरू से ही जानते थे कि फ्रोजन एक पोशाक फिल्म होगी। 41-77 उस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए वो एक समर्पित कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में चरित्र डिजाइनर जीन गिल्मो को लाए। 96 पारंपरिक एनिमेशन पोशाक और चरित्र डिजाइन को एकीकृत करता है और कपड़ों को पात्रों का हिस्सा मानता है, लेकिन कंप्यूटर जनित एनिमेशन पोशाक को अपने गुणों और व्यवहारों के साथ एक अर्ध पृथक इकाई मानता है। 96 फ्रोजन के लिए कपड़े, बटन, ट्रिम और सिलाई जैसी बारीकियों के अभूतपूर्व विवरण की आवश्यकता थी। 41-76 गिल्मो ने कहा कि उनका सामान्य दृष्टिकोण 1840 के पश्चिमी यूरोप के ऐतिहासिक सिलहूट, देना या लेना को 19वीं शताब्दी के लगभग प्रारंभिक नॉर्वे में लोक पोशाक के आकार और परिधान संबंधों और विवरण के साथ मिलाना था। 96 इसका मतलब मुख्य रूप से मखमल, लिनन और रेशम के उच्चारण के साथ ऊनी कपड़े का उपयोग करना था। 41-75 उत्पादन के दौरान जियामो और गिल्मो संदर्भ के रूप में उपयोग करने के लिए विभागों को वास्तविक दुनिया के नमूनों की आपूर्ति करने के लिए इधर-उधर भागते रहे। उन्होंने स्टूडियो के कपड़े के नमूनों की इन हाउस लाइब्रेरी और फुलरटन, कैलिफोर्निया में वॉल्ट डिज्नी पार्क और रिजॉर्ट्स के कॉस्ट्यूम डिवीजन का उपयोग किया। 96 फिल्म के लुक डेवलपमेंट आर्टिस्ट्स, बनावट कलाकारों के लिए डिज्नी जॉब शीर्षक 97-58-59 ने सतहों के डिजिटल रूप से चित्रित सिमुलेशन बनाए। अन्य विभाग कपड़ा एनिमेशन की गति, हेराफेरी और वजन और मोटाई और प्रकाश व्यवस्था से निपटते हैं। 96 फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक द स्नो क्वीन से बदलकर फ्रोजन कर दिया गया, एक ऐसा निर्णय जिसकी तुलना टैंगल्ड से की गई। पीटर डेल वेचो ने कहा कि फ्रोजन शीर्षक टैंगल्ड शीर्षक से स्वतंत्र रूप से सामने आया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे लिए ये फिल्म का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रोजन बर्फ और बर्फ के स्तर पर खेलता है, लेकिन जमे हुए रिश्ते, जमे हुए दिल को भी दर्शाता है, पिघला हुआ। हालांकि हम टैंगल्ड और फ्रोजन के बीच तुलना के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि फिल्म अभी भी कुछ देशों में अपने मूल शीर्षक द स्नो क्वीन को बरकरार रखेगी, क्योंकि यह फ्रोजन की तुलना में कुछ देशों में अधिक मजबूत है। हो सकता है कि देश की विरासत में स्नो क्वीन की समृद्धि हो और वे बस यही चाहते थे उस पर जोर दें। 43 तकनीकी विकास। स्टूडियो ने यथार्थवादी और विश्वसनीय शॉट्स, विशेष रूप से भारी और गहरी बर्फ और पात्रों पर इसके प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए कई नए उपकरण विकसित किए। डिज्नी बर्फ प्रभाव प्रदान करने के लिए एक सर्वव्यापी जैविक उपकरण चाहता था जिसमें विभिन्न तरीकों के बीच स्विच करने की आवश्यकता न हो। 98 कई डिज्नी कलाकारों और विशेष प्रभाव कर्मियों ने गहरी बर्फ में चलने का अनुभव लेने के लिए व्योमिंग की यात्रा की। 84 कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर केनेथ लिबब्रेक्ट को प्रभाव समूह को यह निर्देश देने के लिए आमंत्रित किया गया था कि बर्फ और बर्फ कैसे बनते हैं और बर्फ के टुकड़े अद्वितीय क्यों होते हैं। 84 इस ज्ञान का उपयोग करते हुए प्रभाव समूह ने एक स्नोफ्लेक जनरेटर बनाया जिसने उन्हें फिल्म के लिए यादृच्छिक रूप से 2000 अद्वितीय स्नोफ्लेक आकार बनाने की अनुमति दी। 91 स्टूडियो के लिए एक और चुनौती भारी और गहरी बर्फ के शॉट्स देना था जो पात्रों के साथ विश्वसनीय रूप से बातचीत करते थे और यथार्थवादी, चिपचिपी गुणवत्ता रखते थे। 98 प्रमुख सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड्रू सेले के अनुसार बर्फ वास्तव में एक तरल पदार्थ नहीं है। ये वास्तव में ठोस नहीं है। ये टूट जाता है। इसे बर्फ के गोले में संपीड़ित किया जा सकता है। इन सभी विभिन्न प्रभावों को एक साथ पकड़ना बहुत मुश्किल है।
84 इसे प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने मैटरहॉर्न, एक स्नो सिम्युलेटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उन्नत गणित, सामग्री बिंदु विधि और भौतिकी, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स में गणित शोधकर्ताओं की सहायता से का उपयोग किया। 99,100 आवेदन पत्र। यह उपकरण आभासी वातावरण में यथार्थवादी बर्फ का चित्रण करने में सक्षम था और फिल्म के कम से कम 43 दृश्यों में इसका उपयोग किया गया था, जिसमें कई प्रमुख दृश्य भी शामिल थे। 6098991001 सॉफ्टवेयर इंजीनियर एलेक्सी स्टोमाखिन ने स्नो को फिल्म का एक महत्वपूर्ण किरदार कहा। 99 और फिल्म निर्माताओं ने इस पर विशेष ध्यान दिया। 84 जब आप इसे खींचेंगे तो बर्फ टुकड़ों में टूट जाएगी। चूंकि बर्फ का कोई संबंध नहीं है, इसमें कोई जाली नहीं है, इसलिए यह बहुत आसानी से टूट सकती है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण संपत्ति थी जिसका हमने लाभ उठाया, सेले ने समझाया। वहां आप क्रिस्टोफ को चलते हुए देखते हैं और उसके पैरों के निशान को बर्फ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते और टुकड़े टुकड़े होते देखते हैं, और आप देखते हैं कि अन्ना को बाहर निकाला जा रहा है और बर्फ एक साथ इकट्ठा होकर टुकड़ों में टूट गई है। ये बहुत स्वाभाविक है कि ऐसा कैसे होता है। आप यह मत देखिए कि वे पहले से ही टुकड़े हैं, आप बर्फ को एक चीज के रूप में देखते हैं और फिर टूट जाती है। 98 यह उपकरण उन दृश्यों में विशेष रूप से उपयोगी था जहां पात्र गहरी बर्फ से गुजर रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि बर्फ प्रत्येक चरण पर स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करती है। 84 जटिल प्रभावों वाले कलाकारों की मदद करने के लिए डिजाइन किए गए अन्य उपकरणों में स्पेस, जिसने ओलाफ के विघटित भागों को इधर उधर ले जाने और पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी। फ्लोरिश, जिसने पत्तियों और टहनियों जैसे अतिरिक्त आंदोलन को कला निर्देशित करने की अनुमति दी। स्नो बैचर, जिसने मदद की, शामिल है बर्फ के अंतिम रूप का पूर्वावलोकन करें, खासकर जब पात्र इसके माध्यम से चले। और टॉनिक, जिसने कलाकारों को अपने पात्रों के बालों को तराशने में सक्षम बनाया। 98 टॉनिक ने एल्सा के बालों जैसे फर और बालों को भी वंत बनाने में मदद की, जिसमें 420,000 कंप्यूटर जनित किस्में शामिल हैं। औसत मनुष्य के बालों की 100,000 लंटें होती हैं। 84 फ्रोजन में 312 कैरेक्टर रिग्स और 245 क्लॉथ कॉस्ट्यूम रिग्स हैं, जो अब तक की अन्य डिज्नी फिल्मों की तुलना में कहीं अधिक है। 1891 50 प्रभाव और प्रकाश कलाकारों ने वन सिंगल शॉट बनाने के लिए प्रौद्योगिकी पर एक साथ काम किया, जिसमें एल्सा अपना बर्फ महल बनाती है। प्रत्येक फ्रेम को रेंडर करने में 30 घंटे लगते थे, जिसमें 4000 कंप्यूटर एक समय में एक फ्रेम रेंडर करते थे। 102, 103 3D प्रभावों के अलावा फिल्म निर्माताओं ने विशिष्ट तत्वों और दृश्यों के लिए 2D कलाकृति और चित्रों का उपयोग किया, जिसमें एल्सा की जादू और बर्फ की मूर्तियां और बर्फीले फव्वारे और फर्श शामिल थे। 98,101 इफेक्ट्स ग्रुप ने एक कैप्चर स्टेज बनाया जहां फ्रोजन की पूरी दुनिया को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया गया, जिसे त्रि-आयामी दृश्य बनाने के लिए विशेष कैमरों पर फिल्माया जा सकता है। प्रौद्योगिकी प्रबंधक इवान गोल्डबर्ग ने कहा, हम इस आभासी सेट को ले सकते हैं जो मेरे सभी कार्यों की नकल करता है और इसे फिल्म स्कैंडिनेवियाई और सामी प्रेरणा। सेटिंग अरेंडेल का काल्पनिक साम्राज्य है जो नॉर्वे पर आधारित थी और फिल्म स्कैंडिनेवियाई संस्कृति से प्रभावित थी। 105 एरेंडेल के कई स्थान नॉर्वे के वास्तविक जीवन के स्थलों से प्रेरित हैं, जिनमें ओस्लो में एकसहस किला, ट्रॉनहेम में निदारोस कैथेड्रल और बर्गन में ब्रिगेन शामिल हैं। फिल्म में कई अन्य स्कैंडिनेवियाई सांस्कृतिक तत्व भी शामिल हैं, जैसे स्टेव चर्च, 105 ट्रॉल्स, 106 वाइकिंग जहाज, एक गर्म पानी का झरना, फजोर्ड घोड़े, 107 कपड़े, 84 और ल्यूटफिस्क जैसे खाद्य पदार्थ। 108,109 फिल्म में एक मैपोल भी मौजूद है और रून्स एक किताब में संक्षेप में दिखाई देते हैं, जिसे अन्ना और एल्सा के पिता ये जानने के लिए खोलते हैं कि ट्रोल कहाँ रहते हैं। 106 एक दृश्य जहां दो आदमी इस बात पर बहस करते हैं कि जलाओ लकड़ी को ऊपर की ओर रखना है या नीचे की ओर। जलाओ लकड़ी को ठीक से जमा करने के बारे में एक बारहमासी नॉर्वेजियन बहस को संदर्भित करता है। 110,111 फिल्म में सामी संस्कृति के कई तत्व हैं, जैसे परिवहन के लिए रेनडियर का उपयोग और उन्हें नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, कपड़ों की शैली, बर्फ काटने वालों की पोशाक और संगीत स्कोर के कुछ हिस्से। 112,113 सजावट, जैसे कि महल के खंभों और क्रिस्टोफ की स्लेज पर सजावट, सामी डोर्जी सजावट से प्रेरित हैं। डिज्नी की टीम ने प्लासजे गांव में सामी परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी रोरोसरीन का दौरा किया,
जो रेनडियर मांस का उत्पादन करती है और पर्यटक कार्यक्रमों की व्यवस्था करती है। 114 अरेंडल नॉर्वे के सबसे लंबे fjord, सोग्नेफजॉर्डन की एक शाखा नोरोइफजोर्ड से प्रेरित था, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 115 चारों दीवारों पर हाथ से चित्रित पैटर्न वाला एक ओस्लो महल राज्य के महल के आंतरिक भाग को प्रेरित करता है। 116 फिल्म निर्माताओं की नॉर्वे यात्रा ने एनिमेटरों को रंग, प्रकाश और वातावरण के संदर्भ में सौंदर्य डिजाइन करने के लिए जानकारी प्रदान की। गियाइमो के अनुसार उन्होंने नॉर्वे अनुसंधान यात्रा से 3 महत्वपूर्ण कारक हासिल किए: fjord और उनकी विशाल ऊर्ध्वाधर चट्टान संरचनाएं, एरेंडेल के एकांत साम्राज्य की सेटिंग, मध्ययुगीन स्टेव चर्च जिनकी देहाती त्रिकोणीय छत और तख्तों ने महल परिसर को प्रेरित किया, और रोजमिलिंग लोक कला जिसकी विशिष्ट पैनलिंग और पैटर्न ने फिल्म की वास्तुकला, सजावट और वेशभूषा की जानकारी दी। 90 संगीत और ध्वनि डिजाइन। मुख्य लेख फ्रोजन साउंड ट्रैक। मुस्कुराता हुआ चश्मे वाला क्रिस्टोफ बेक। क्रिस्टोफ बेक ने फिल्म का स्कोर तैयार किया। फ्रोजन के लिए गाने रॉबर्ट लोपेज और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज की पति पत्नी टीम द्वारा लिखे गए थे। दोनों ने विनी द पूह 2011 पर डिज्नी एनिमेशन के साथ काम किया था, डेल वेचो द्वारा भी निर्मित, जिन्होंने उन्हें फ्रोजन के लिए काम पर रखा था 72, और डिज्नी पार्क के साथ फाइंडिंग निमो द म्यूजिकल 2007। 11,117,118 लोपेज ने पहली बार डिज्नी एनिमेशन की पिच लॉस एंजल्स में सुनी जब वह द बुक ऑफ मॉर्मन पर काम कर रहे थे। डिज्नी की प्रोडक्शन टीम ने व्यक्तिगत रूप से एंडरसन लोपेज को फिल्म पेश करने का लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा की, जो दंपति की 2 छोटी बेटियों का पालन पोषण कर रहे थे। 119 लोपेज का मानना है कि डिज्नी को उनकी पत्नी की कहानी प्रतिभा में विशेष रुचि थी। 120 निर्णय आसान था। जब भी डिज्नी पूछता है कि क्या आप एक परी कथा संगीतमय बनाना चाहते हैं, तो आप हां कहते हैं। 120 फिल्म के लगभग 23 मिनट उनके संगीतमय नंबरों को समर्पित हैं। 121,122 क्योंकि वे न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं, बरबैंक में प्रोडक्शन टीम के साथ सहयोग करने के लिए लगभग 14 महीनों तक लगभग हर सप्ताह 2 घंटे लंबे अंतर्महाद्वीपीय वीडियो कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता होती थी। 87,118,123,124 उन्होंने अपने होम स्टूडियो में प्रत्येक गाने का डेमो रिकॉर्ड किया, जिसमें गायन और लोपेज दोनों पियानो पर संगत कर रहे थे, और इसे अगले वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा के लिए बरबैंक को ईमेल किया। 125 लोपेज और एंडरसन लोपेज इस तथ्य से अवगत थे कि उनके काम की तुलना डिज्नी पुनर्जागरण युग के एलन मेनकिन और हॉवर्ड एशमैन से की जाएगी, और जब उन्हें लगा कि वे खो गए हैं, तो उन्होंने पूछा एशमैन क्या करेंगे। 126 उन्होंने फिल्म के लिए 25 गाने लिखे और 8 को अंतिम संस्करण में शामिल किया गया। 126 एक गीत फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉरएवर को दोबारा दोहराया गया था, और दूसरे लेट इट गो को डैमी लोवोटो ने कुल 10 गानों के अंतिम क्रेडिट में कवर किया था। 17 में से 7 जो सफल नहीं हो सके उन्हें बाद में डीलक्स संस्करण साउंड ट्रैक पर रिलीज किया गया। फ्रोजन से 1 साल पहले रिलीज हुई डिज्नी एनिमेटेड लघु फिल्म पेपरमैन पर उनके काम के बाद फरवरी 2013 में क्रिस्टोफ बेक को फिल्म के स्कोरिंग के लिए काम पर रखा गया था। 127 14 सितंबर 2013 को ये घोषणा की गई थी कि सामी संगीतकार फ्रोड फजेलहम का ईटनेमेन ववेली जोइक एक पारंपरिक सामी गायन शैली के तत्वों के साथ फिल्म का शुरुआती गीत होगा। 128 संगीत निर्माताओं ने एल्सा के राज्याभिषेक के लिए लिखे गए एक पुराने नॉर्स गीत के बोलों में सहायता के लिए नॉर्वेजियन भाषाविद और संगीतकार क्रिस्टीन हेल्स को भर्त किया। 129,130 और प्रेरित गीत के लिए कैंटस गायक मंडली को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रॉनहेम 126 की यात्रा की। पारंपरिक सामी संगीत द्वारा 129 साउंड इंजीनियर डेविड बाउचर की देखरेख में मुख्य कलाकारों ने गाने के ऑर्केस्ट्रेशन से पहले अक्टूबर 2012 में हॉलीवुड के सनसेट साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में फिल्म के गायन ट्रैक की रिकॉर्डिंग शुरू की। गाते समय उन्होंने लोपेज का डेमो पियानो ट्रैक केवल अपने हेडफोन में सुना। 131 अधिकांश संवाद बरबैंक में रॉय ई. डिज्नी एनिमेशन बिल्डिंग में मूल संवाद मिक्सर गैब्रियल गाय की देखरेख में रिकॉर्ड किए गए थे, जिन्होंने फिल्म के ध्वनि प्रभावों को भी मिश्रित किया था। 78 सनसेट साउंड और कैपिटल स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड करने के बाद कुछ संवाद रिकॉर्ड किए गए। एना और एल्सा के दृश्यों के लिए दोनों स्टूडियो में वोकल आइसोलेशन बूथ थे, जहां मेंजिल और बेल एक दूसरे के साथ लाइन ऑफ विजन में संवाद पढ़ सकते थे। अपने संबंधित ट्रैक के बीच ब्लीड थ्रू से बचें।
78 बरबैंक में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो KADR सुविधा में द जनी एनिमेशन बिल्डिंग के सामने वाली सड़क पर और साउंडट्रैक ग्रुप के न्यूयॉर्क स्टूडियो में अतिरिक्त संवाद रिकॉर्ड किया गया था। 78 क्योंकि प्रोडक्शन टीम को आसपास काम करना था। फोंटाना जैसे फिल्म के न्यूयॉर्क स्थित कलाकारों के शेड्यूल। 132 गाने और गायन ट्रैक के लिए लोपेज और एंडरसन लोपेज के पियानो स्वर स्कोर को व्यवस्था और ऑर्केस्ट्रेशन के लिए सेलम, ओरेगॉन स्थित डेव मेट्सगर को भेजा गया था। 131,133 और मेट्सगर ने बेक के स्कोर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को व्यवस्थित किया। 118 ऑर्केस्ट्रा स्कोर के लिए बेक ने क्षेत्रीय वाद्ययंत्रों जैसे बुकेहॉर्न और कुलिंग जैसी पारंपरिक गायन तकनीकों का उपयोग करके नॉर्वे और सैप्मी प्रेरित सेटिंग को श्रद्धांजलि अर्पित की। 129 बेक ने लोपेज और एंडरसन लोपेज के साथ उनके गीतों को स्कोर की व्यवस्था में शामिल करने पर काम किया और तीनों का लक्ष्य शुरू से अंत तक एक सामंजस्यपूर्ण संगीत यात्रा बनाना था। 129 बेक के स्कोरिंग मिक्सर केसी स्टोन, जिन्होंने स्कोर की रिकॉर्डिंग की निगरानी भी की थी, ने अलग अलग रिकॉर्डिंग के बावजूद गाने और स्कोर के बीच निर्बाध बदलाव के लिए अपने माइक्रोफोन को संरेखित करने के लिए बाउचर के साथ काम किया। 131 गाने और स्कोर का अंतिम ऑर्केस्ट्रेशन बरबैंक में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स स्टूडियो के ईस्टवुड स्कोरिंग स्टेज 131-134 में नॉर्वेजियन क्रिस्टीन हेल्स सहित 32 गायकों के साथ 80 पीस ऑर्केस्ट्रा द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। 129 जब एल्सा अपनी जादुई शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो हेल्स ने बेक के लिए इसका उपयोग स्कोर में करने के लिए कलिंग का प्रदर्शन किया। 130,135 बाउचर ने 22 से 24 जुलाई 2013 तक एंडरसन लोपेज और लोपेज के गानों की रिकॉर्डिंग की निगरानी की और स्टोन ने 3, 6 और 9, 10 सितंबर को बेक के स्कोर की रिकॉर्डिंग की निगरानी की। बाउचर ने ईस्टवुड मंच पर गीतों का मिश्रण किया, जबकि स्टोन ने कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में बेक के स्टूडियो में संगीत का मिश्रण किया। 131 निर्देशक जेनिफर ली ने कहा कि ध्वनि ने फिल्म को विसरल और ट्रांसपोर्टेड बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई, कहानी को भावनात्मक रूप से बताने में। जब बर्फ अपने सबसे खतरनाक स्तर पर होती है तो उसकी आवाज आपको कांपने पर मजबूर कर देती है। 136 फिल्म के चरमोत्कर्ष पर अन्ना के शांत होने के ठीक बाद पूर्ण मौन लेसेटर का विचार था, जिसे वो वास्तव में चाहता था। 136 उस दृश्य में सामान्य रूप से होने वाली परिवेशीय ध्वनि को असामान्य महसूस कराने के लिए हटा दिया गया था। 136 ली ने कहा, "ती वो क्षण था जब हम चाहते थे कि सब कुछ निलंबित महसूस हो।" 136 कुछ बर्फ और बर्फ के ध्वनि प्रभाव प्राप्त करने के लिए ध्वनि डिजाइनर ओडिन बेनिटेज ने जमी हुई झील पर उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए मैमथ माउंटेन, कैलिफोर्निया की यात्रा की। 87 फिल्म के लिए फोले का काम वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के फोले स्टेज पर वार्नर ब्रदर्स क्रू द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। 78,134 फोले कलाकारों को सभी आवश्यक बर्फ और बर्फ की आवाज रिकॉर्ड करने में मदद करने के लिए 50 पाउंड 22.6 किलोग्राम बर्फ और बर्फ की दैनिक डिलीवरी मिलती थी। 78 क्योंकि फिल्म के दृश्यों को इतनी देर से अंतिम रूप दिया गया था, बर्फ पर लगभग हर कदम के 5 अलग अलग संस्करण रिकॉर्ड किए गए थे। 5 अलग अलग प्रकार की बर्फ के अनुरूप प्रत्येक दृश्य के अंतिम संस्करण में प्रस्तुत बर्फ से मिलान करने के लिए मिश्रण के दौरान एक का चयन किया गया था। 78 एक मुद्दा जिसके बारे में प्रोडक्शन टीम विशेष थी, वो बर्फ के महल में एल्सा के कदमों की आवाज थी, जिसके लिए 8 प्रयासों की आवश्यकता थी, शराब के गिलास और बर्फ पर धातु के चाकू सहित। अंत में उन्होंने 3 ध्वनियों के मिश्रण का उपयोग किया। 78 हालांकि गायन, संगीत, ध्वनि प्रभाव और लगभग सभी संवाद कहीं और रिकॉर्ड किए गए थे। डॉल्बी एटमॉस प्रारूप में अंतिम पुनः रिकॉर्डिंग मिश्रण डिज्नी डिजिटल स्टूडियो सर्विसेज के केसी फ्लहर द्वारा डिज्नी लॉट में प्रदर्शित किया गया था। 78,134 स्थानीयकरण अन्य डिज्नी मीडिया उत्पादों की तरह जो डिज्नी कैरेक्टर वॉइस इंटरनेशनल द्वारा स्थानीयकृत है, फ्रोजन का 41 भाषाओं में अनुवाद और डब किया गया था। द लायन किंग को 15 में स्थानीयकृत किया गया था। 137 मेंजेल के गर्म स्वर और उनकी मूल भाषाओं में 3 ऑक्टेव स्वर रेंज से मेल खाने में सक्षम सोप्रानो को ढूंढना एक चुनौती थी। 137,138 यूनिट के वरिष्ठ कार्यकारी रिक डेम्पसी ने फिल्म के अनुवाद की प्रक्रिया को असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण कहा। गीत के सही इरादे को प्राप्त करना और इसे संगीत के साथ लयबद्ध रूप से मेल कराना एक कठिन काम है, और फिर आपको वापस जाना होगा और लिप सिंक के लिए समायोजन करना होगा। इसके लिए बहुत धैर्य और सटीकता की आवश्यकता है।
139 लोपेज ने बताया कि डिज्नी ने उनसे कहा था कि वे अपने गानों से जटिल वर्डप्ले और वाक्यों को हटा दें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फिल्म आसानी से अनुवाद योग्य हो और इसमें सार्वभौमिक रूप से आकर्षक गीत हों। 140 डब किए गए संस्करणों की कास्टिंग में डिज्नी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि फिल्म स्थानीय लगे, देशी वक्ताओं की आवश्यकता थी। 139 बेल और मेंजिल की आवाजें कास्टिंग में ब्लूप्रिंट थीं। आवाजों को जितना संभव हो मिलाने का प्रयास किया गया था और एल्सा के लिए 41 स्लॉट भरने के लिए लगभग 200 गायकों ने ऑडिशन दिया था। 139 लगभग 15 डब संस्करणों के लिए एल्सा की गायन और बोलने की भूमिकाएं अलग अलग तय की गईं, क्योंकि सभी गायक वो भूमिका नहीं निभा सकते थे जो वे गा रहे थे। 139 सभी 41 भाषाओं में अन्य भूमिकाएं निभाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों में 900 से अधिक लोग शामिल थे जिन्होंने लगभग 1300 रिकॉर्डिंग सत्रों में अपनी भूमिकाओं को आवाज दी। 141 फिल्म के इतालवी संस्करण को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी डबिंग का पुरस्कार मिला। 142 दुनिया भर में जमे हुए कुछ स्थानीय टीवी स्टेशनों और स्वतंत्र स्टूडियो ने अल्बानियाई 143 अरबी टीवी, कराची बलकार 144 फारसी 145 और तागालोग में अनौपचारिक डब बनाए हैं। 146 मुक्त करना 3 लोग कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। हॉलीवुड के एल कैपिटन थिएटर में फिल्म के प्रीमियर पर निर्माता पीटर डेल वेचो, लेखक और निर्देशक जेनिफर ली और निर्देशक क्रिस बक। एक विमान लैंडिंग के लिए आ रहा है। जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वेस्टजेट बोइंग 7378 सीटी पर फ्रोजन के लिए विज्ञापन। फ्रोजन को संयुक्त राज्य अमेरिका में 27 नवंबर 2013 को गेट अ हॉज के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। एक नई मिकी माउस एनिमेटेड लघु फिल्म। 147 फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2013 को हॉलीवुड के एल कैपिटन थिएटर में हुआ। इसकी व्यापक रिलीज से पहले 22 नवंबर को 5 दिनों की सीमित रिलीज शुरू हुई। 148,149 रिलीज से पहले लोपेज और एंडरसन लोपेज की लेट इट गो और इन समर का पूर्वावलोकन 2013 D23 एक्सपो में किया गया था। इदीना मेंजिल ने लेट इट गो का लाइव प्रदर्शन किया। 150 18 जून 2013 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया था। 151,152 जिसके बाद 26 सितंबर 2013 को ट्रेलर जारी किया गया था। 153,154,155 फ्रोजन को कई डिज्नी थीम पार्कों में प्रचारित किया गया था, जिसमें डिज्नीलैंड भी शामिल था। फैंटेसीलैंड, डिज्नी कैलिफोर्निया एडवेंचर्स वर्ल्ड ऑफ कलर, एपकोट का नॉर्वे पवेलियन और डिज्नी लैंड पेरिस का डिज्नी ड्रीम्स दिखाओ। 8,156,157 डिज्नीलैंड और एपकोट ने अन्ना और एल्सा के साथ मुलाकात और स्वागत सत्र आयोजित किए। 158 नवंबर 2013 को डिज्नी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने डिज्नी स्टोर और अन्य खुदरा विक्रेताओं पर खिलौनों और अन्य फिल्म संबंधित माल की एक श्रृंखला जारी की। 159 जनवरी 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 2057 थिएटरों में फ्रोजन का एक एकल संस्करण रिलीज किया गया था। इसमें ऑन स्क्रीन गीत थे और दर्शकों को उछलती हुई बर्फ के टुकड़े का अनुसरण करने और फिल्म के गीतों के साथ गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। 160, 161, 162, 14 मार्च 2014 को जापान में इसकी व्यापक रिलीज के बाद फ्रोजन का एक समान एकल संस्करण 26 अप्रैल को जारी किया गया था। जापानी डब संस्करणों में गाने के जापानी बोल दर्शकों के लिए स्क्रीन पर दिखाई दिए पात्रों के साथ गाने के लिए। 163 फिल्म का एकल संस्करण 28 नवंबर 2014 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया गया था। 164 होम मीडिया। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज होम एंटरटेनमेंट ने फ्रोजन को 25 फरवरी 2014 को डिजिटल डाउनलोड के लिए और 18 मार्च को ब्लू रे और डीवीडी पर रिलीज किया। 165 भौतिक प्रतियों में पर्दे के पीछे की विशेषताएं, हटाए गए दृश्य, फिल्म का टीजर ट्रेलर, लेट इट गो संगीत वीडियो और गेट अ हॉज। 166 12 अगस्त 2014 की घोषणा के बाद उसी वर्ष 18 नवंबर को फ्रोजन का एकल पुनः प्रकाशन डीवीडी और डिजिटल डाउनलोड पर जारी किया गया था। 1672019 में 1.4 के अल्ट्रा एचडी ब्लू रे संस्करण जारी किया गया था। 168 फ्रोजन ने अपने ब्लू रे और डीवीडी रिलीज के दिन 3.2 मिलियन यूनिट बेची, जो दशक के सबसे बड़े होम वीडियो विक्रेताओं में से एक है और अमेज़न की अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली बच्चों की डिस्क है।
169 फिल्म का डिजिटल डाउनलोड संस्करण अब तक का सबसे तेजी से बिकने वाला डिजिटल रिलीज था। 170,171 फ्रोजन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिट बिक्री में अपना पहला सप्ताह नंबर 1 पर समाप्त किया। नीलसन के बिक्री चार्ट में अन्य 19 शीर्षकों की तुलना में 3 गुना से अधिक इकाइयां बेची। 172 फिल्म ने अपने पहले सप्ताह के दौरान 3,969 270 ब्लू रे इकाइयां $79.26 6,322 बेची। 173 इसकी शुरुआती होम मीडिया बिक्री का आधा। 172 4 मई 2014 तक ये रिलीज के 7 हफ्तों में से 6 के लिए अमेरिकी होम वीडियो बिक्री चार्ट में शीर्ष पर था। 174 यूनाइटेड किंगडम में फ्रोजन ने आधिकारिक वीडियो चार्ट पर ब्लू रे और डीवीडी बिक्री में नंबर 1 पर शुरुआत की। 175 आधिकारिक चार्ट कंपनी के अनुसार 2 दिवसीय उद्घाटन 31 मार्च 1 अप्रैल 2014 में फिल्म की 500,000 से अधिक प्रतियां बिकी। 176 यूनाइटेड किंगडम में रिलीज के पहले 3 हफ्तों के दौरान फ्रोजन की 45 मिलियन से अधिक इकाइयां बिकी और ये 2014 का सबसे अधिक बिकने वाला वीडियो शीर्षक था। 177 फ्रोजन ने 4 सप्ताह में जापान में 2025,000 ब्लू रे डीवीडी संयोजन सेट बेचे, जो 2 मिलियन प्रतियां बेचने वाला सबसे तेजी से बिकने वाला होम वीडियो है। स्पिरिटेड अवे के 11 सप्ताह के रिकॉर्ड को पार कर गया। फ्रोजन के पास सबसे अधिक संख्या में होम का रिकॉर्ड है। जापान में बिक्री के पहले दिन और पहले सप्ताह में वीडियो इकाइयां बिकी। 178-2014 के अंत तक फिल्म की यूएस होम मीडिया बिक्री में 30,80,26,545 डॉलर थी। 179 यह सबसे अधिक बिकने वाली होम मीडिया रिलीज में से एक है। 2015 तक 18 मिलियन से अधिक यूनिट्स की बिक्री। 180 जुलाई 2018 तक फ्रोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वकालिक सबसे अधिक बिकने वाली ब्लू रे रिलीज थी, जिसकी 7.5 मिलियन से अधिक यूनिट्स बिकी, जो अवतार से थोड़ा आगे थी। 181 चरण 4 फिल्म्स के खिलाफ मुकदमा। मुख्य लेख: चरण 4 फिल्में ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा। वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने दिसंबर 2013 के अंत में चरण 4 फिल्म्स के खिलाफ कैलिफोर्निया संघीय अदालत में ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया, जिसमें एक कनाडाई फिल्म द लीजेंड ऑफ सारिला के वितरण के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की गई थी, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रोजन लैंड नाम दिया गया था। डिज्नी फिल्म के समान एक लोगो। 182 जनवरी 2014 के अंत तक कंपनियों ने मुकदमा सुलझा लिया था। द लीजेंड ऑफ सरला और संबंधित माल के वितरण और प्रचार के लिए इसके मूल शीर्षक का उपयोग करना पड़ा, और चरण 4 में डिज्नी की लीज के समान भ्रमित करने वाले ट्रेडमार्क, लोगो या अन्य डिजाइन का उपयोग नहीं किया जा सका। 183,184,185 चरण 4 में 27 जनवरी 2014 तक डिज्नी को $100,000 का भुगतान करना आवश्यक था, और उस वर्ष 3 मार्च से पहले स्टोर और ऑनलाइन वितरकों से फ्रोजन लैंड की प्रतियां हटाने के लिए सभी व्यवहारिक प्रयास करना था। 183,184 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। अपनी मूल नाटकीय रिलीज के दौरान फ्रोजन ने उत्तरी अमेरिका में $400, 7 मिलियन और अन्य देशों में अनुमानित $880 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $1,28,08,02,282 की कमाई हुई। 186 सभी खर्चों की गणना करते हुए डेडलाइन हॉलीवुड ने अनुमान लगाया कि फिल्म ने $400 मिलियन से अधिक का मुनाफा कमाया। 187 यह 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 188 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म है। 189,190,2013 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 191 तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की रिलीज है, और डिज्नी द्वारा वितरित 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। 192 फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में $110.6 मिलियन की कमाई की। 193 2 मार्च 2014 को रिलीज के 101वें दिन इसने $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। सिनेमाए इतिहास में 18वीं फिल्म, 7वीं डिज्नी वितरित फिल्म, 5वीं गैर सीक्वल फिल्म। 194 दूसरी डिज्नी 2013 में वितरित फिल्म, आयरन मैन 3 के बाद और टॉय स्टोरी 3 के बाद ऐसा करने वाली पहली एनिमेटेड फिल्म। 195 ब्लूमबर्ग बिजनेस ने मार्च 2014 में बताया कि बाहरी विश्लेषकों ने उत्पादन, विपणन और वितरण के लिए फिल्म की कुल लागत $323 मिलियन से $350 मिलियन होने का अनुमान लगाया था, और
दोस्तों इससे पहले जो मूवी आई थी वो तकरीबन 1 घंटा 43 मिनट की टोटल उसकी लेंथ देखने को मिली थी। और रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 7 नवंबर 2019 को इसे डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ किया गया था। और उसके बाद 22 से 31 नवंबर 2019 को यूनाइटेड स्टेट के साथ इंडिया के अंदर भी इसे रिलीज़ कर दिया गया था, यानी बड़े स्केल पर इसे रिलीज़ किया गया था। और साथ ही साथ इसकी रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग IMDb की 7.2 की है। साथ ही साथ इसी के साथ इसकी एक तरह से जो देखी जाए रेड टमेटोज़ की रेटिंग वो 86% है, जो कि बहुत ही धांसू थी। और मूवी के एक तरह से बजट के बारे में बात की जाए तो $150 मिलियन का टोटल मूवी का बजट था। मूवी ने जो कलेक्शन दिया है तकरीबन लगभग 4 बिलियन का इसने जो कलेक्शन दिया है बहुत ही धांसू था। और मेकर्स के लिए भी ये लाजवाब था। पहला जो पार्ट है उसने भी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, और ये जो दूसरा पार्ट आया था इसने भी ताबड़तोड़ एक तरह से कलेक्शन दी। ऐसे के बाद तीसरा पार्ट तो कंफर्म ही था बनना, और उसके एक तरह से जो क्वालिटी रहने वाली है वो एकदम झक्कास रहने वाली है, क्योंकि 2026 तक वो हमें देखने को मिलेगी। और बाकी और सारी कुछ जानकारी मैंने इसके बारे में बता दी हैं। तो आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।